everyone, I'm back with the new video for class 10th. आज की वीडियो में हम टॉपिक 3 के कुछ क्वेश्चन कवर करने वाले हैं नेशनलिज्म इन इंडिया के। ये टॉपिक नेशनलिज्म इन इंडिया का थर्ड टॉपिक कौन सा है? टुवर्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। काफी बड़ा टॉपिक है एंड इसमें ऑलमोस्ट 18 क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो इन 18 क्वेश्चंस को मैंने दो वीडियो में डिवाइड कर दिया। दिस इज द पार्ट 1 ऑफ द वीडियो जिसमें फर्स्ट 9 क्वेश्चंस कवर है एंड देन आई विल बी अपलोडिंग दी पार्ट 2 ऑफ द वीडियो जिसमें बाकी के 9 क्वेश्चंस हैं। ऑलराइट, तो जिसने टॉपिक 1 और टॉपिक 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक नहीं करे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, प्लीज गो टू दैट लिंक एंड रिवाइज दी टॉपिक 1 एंड 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड अब हम टॉपिक 3 शुरू कर रहे हैं। कोई भी डाउट होता है यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन or remake a video of something. I will definitely going to do that. Please inform me again in the comment box. Okay, and then I have a Telegram link, I have a Facebook channel and an Instagram channel where I will be sharing my notes, so please do not forget to join that. The link is in the description box. So let's get started with this topic. एंड ये टॉपिक जो है आज का वो है टुवर्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सबसे पहले मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब बताती हूँ। सिविल डिसोबीडियंस क्या होता है, मूवमेंट तो आपको पता है। तो जब गांधी जी ने देखा कुछ भी नहीं हो रहा, हमने इतना कुछ किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एंड हर बार एक नया वायलेंस में चेंज हो जाता है, उनको मूवमेंट को कॉल ऑफ करना पड़ जाता है। तो दिस टाइम ही स्टार्टेड विद द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और उन्होंने कहा था जितने भी अनफेयर और अनजस्ट लॉ है ब्रिटिशर्स के उनको हम डिसोबे करेंगे। राइट, सो गांधी जी का पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इसमें क्या है? डिस्कस दी स्वराज पार्टी विद रेफरेंस टू द स्ट्रगल फॉर नेशनल फ्रीडम। अब जिन्होंने भी नेशनल फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया उससे रिलेटेड एक पार्टी बनाई गई थी स्वराज पार्टी, उसके फीचर्स को डिस्कस करना है एंड व्हाट फैक्टर्स शेप दी इंडियन पॉलिटिक्स, और ऐसे क्या फैक्टर्स थे जिससे इंडियन पॉलिटिक्स को शेप दिया गया। लेट्स रीड दिस। फरवरी 1922 में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया गया था। 5 फरवरी में, इफ यू रिमेंबर, चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद लाठीचार्ज हुआ था, 22 पुलिसमैन वर बर्न्ड अलाइव इन चौरी चौरा एंड उसके बाद बहुत ज्यादा वायलेंस हो गया था। तो गांधी जी ने वायलेंस देख के सोचा कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया जाए। तो उन्होंने 1922 फेब में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया एज इट टर्न्ड वायलेंट। ठीक है, बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स थे, जैसे कि हमने टॉपिक 2 में पढ़ा था कि बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स थे, दे वर रिलक्टेंट टू पार्टिसिपेट इन द काउंसिल इलेक्शंस बिकॉज दे थॉट दैट इफ दे वुड गेन, दिस इज द ओनली वे टू गेन द पावर इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट so that they can defy the British policies because they were not truly democratic. ठीक है, तो बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स थे। अब उन्होंने कहा कि जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हो ही नहीं रहा तो लेट्स जस्ट पार्टिसिपेट इन द काउंसिल इलेक्शंस। ठीक है, और काउंसिल इलेक्शंस में हम पार्टिसिपेट करेंगे, पावर गेन करेंगे, ब्रिटिशर्स की पॉलिसी को अपोज करेंगे। राइट, ठीक है, तो CR दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने मिलके स्वराज पार्टी बनाई। ठीक है, टू आर्ग्यू, कांग्रेस में स्वराज पार्टी बनाई टू आर्ग्यू कि हमें काउंसिल इलेक्शंस में वापस चले जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो यंग लीडर्स थे जिसमें मोतीलाल नेहरू के सन जवाहरलाल नेहरू भी थे, सुभाष चंद्र बोस भी थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें एक रेडिकल मास एजिटेशन करनी चाहिए। ठीक है, लोगों का गुस्सा दिखाना चाहिए, बहुत सारे लोगों को मिलकर एक रेडिकल मास एजिटेशन करनी चाहिए फुल इंडिपेंडेंस के लिए। ठीक है, इन सच अ सिचुएशन कांग्रेस में ही इंटरनल डिबेट चल रही थी, डिसेंशन चल रहा था, इंटरनल आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे, देयर वर लॉट ऑफ डिसएग्रीमेंट अमंग द मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी। तो इन सब चीजों में 2 फैक्टर्स थे जिन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स को फिर से शेप किया इन लेट 1920s। फर्स्ट था इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था, वर्ल्ड वाइड इफेक्ट था इकोनॉमिक डिप्रेशन का, एग्रीकल्चर प्राइसेस गिर गए थे एंड ऑलमोस्ट 1930 के बाद वो कोलैप्स हो गए थे। 1926 में गिरने शुरू हुए, 1930 के बाद वो कोलैप्स हो गए और जो डिमांड थी एग्रीकल्चर गुड की वो गिर गई, एक्सपोर्ट गिर गया। अब ना पीजेंट्स के पास पैसे आ रहे थे, ना वो रेवेन्यू पे कर पा रहे थे, ना वो हार्वेस्टिंग कर पा रहे थे। तो 1930 में स्पेशली कंट्री साइड में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस थी, इट वाज इन ग्रेट टर्मोइल। सो लेट मी रीड दिस क्वेश्चन फॉर यू। डिस्कस द स्वराज पार्टी विद रेफरेंस टू द स्ट्रगल for national freedom, what factors shaped the Indian politics? In February 1922, Gandhi ji withdrew from the non-cooperation movement as it had turned violent at many places. Many Congress leaders now wanted to participate in elections to the provincial councils to oppose British policy as they were not truly democratic. CR Das and Motilal Nehru formed the Swaraj Party within the Congress to argue for a return to the council politics.
But young leaders like Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose pressed for more radical mass agitation and for full independence. In such a situation of internal debate and dissension, two factors again shaped Indian politics towards the late 1920s. The first was the effect of the worldwide economic depression. Agriculture prices began to fall from 1926 and collapsed from 1930. As the demand for agriculture goods fell and export declined, peasants found it difficult to harvest and pay their revenue. By 1930, the countryside was in great turmoil. All right, let's move towards the next question. Next question क्या है? बहुत easy question है. साइमन कौन था? Why was he sent to India? इंडिया में क्यों आया? ब्रिटिशर्स ने उन्हें इंडिया क्यों भेजा? एंड उनकी कमीशन फेल क्यों हो गई? बहुत easy है ये. ठीक है, एक नई टॉरी गवर्नमेंट आई थी. ठीक है, उस न्यू टॉरी गवर्नमेंट को साइमन कमीशन बोला गया था एंड इट वाज अंडर द लीडरशिप ऑफ सर जॉन साइमन. ये नेशनलिस्ट मूवमेंट जो हो रही थी उसके रिस्पॉन्स में एक टॉरी गवर्नमेंट बनाई गई विच इज सेट अप एज द साइमन कमीशन अंडर द लीडरशिप ऑफ सर जॉन साइमन. अब इस टॉरी गवर्नमेंट को एक नया काम और दे दिया गया कि टू ओवरलुक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड सजेस्ट सम चेंजेस. अब इंडिया को गुस्सा आया जब साइमन कमीशन में इंडिया का कोई भी एक मेंबर नहीं है. हाउ इट कैन ओवरलुक टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सजेस्ट चेंजेस? देयर वर नॉट इवन अ सिंगल इंडियन मेंबर इन दिस साइमन कमीशन. इट वाज एन ऑल व्हाइट कमीशन. So when Simon Commission came in India in 1928, it was greeted with the slogan "Go back, Simon." और जितनी भी पार्टीज थी, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सब ने पार्टिसिपेट किया था इस डेमोन्स्ट्रेशन में. लाठी चार्ज हुआ और उस लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय की डेथ हो गई. Clear? And when he died, the sentiments of Bhagat Singh and all the members of HSRA, Hindustan Social Republican Association, was hurt. Clear? अब HSRA क्या है इसका आगे क्वेश्चन है. I will be explaining you that. So let me just read this for you. The new Tory government was set up as the Simon Commission under Sir John Simon in response to the nationalist movement. Also, the commission was to overlook into the functioning of the constitutional system in India and struggle changes. The problem was that the commission did not have a single Indian member. It was an all-white commission. When the Simon Commission arrived in India in 1928, it was greeted with the slogan "Go back, Simon." All parties, included Congress and the Muslim League, participated in the demonstration. In this struggle, Lala Lajpat Rai died from the lathi charge ordered by John Saunders. His death by brutal beating ended up hurting the sentiments of Bhagat Singh and the other members of HSRA, Hindustan Socialist Republican Association. All right, moving towards the next question. Next question क्या है? अब हमने पढ़ा यहां तक. उसके बाद गांधी जी और न्यू वॉइसरॉय लॉर्ड इरविन, उन्होंने कोई ऐसे स्टेप्स लिए थे टू काम डाउन इंडिया. ठीक है, अब सर जॉन साइमन कमीशन की सेटअप हुई थी. साइमन कमीशन अंडर द लीडरशिप ऑफ सर जॉन साइमन, जिसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था. एंड इट वाज आल्सो ओवरलुकिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सजेस्टिंग चेंजेस. बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ था इंडियंस को. दे वर रिएक्टिंग. ऑल राइट, तो इंडियंस को काम डाउन करने के लिए न्यू वॉइसरॉय लॉर्ड इरविन ने कुछ एफर्ट्स किए थे. लेट्स सी व्हाट वर दोज एफर्ट्स. ठीक है, तो वॉइसरॉय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में अनाउंस किया. उन्होंने एक वेग ऑफर दी कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा. डोमिनियन स्टेटस मतलब गवर्नमेंट बनाई जाएगी इंडिया की गवर्नमेंट बनाई जाएगी, लेकिन एक अनस्पेसिफाइड फ्यूचर में बनाई जाएगी. कब बनाई जाएगी ये नहीं बताया. ठीक है, और एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें इंडियंस के साथ हम बैठ के फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे. उन्होंने इंडिया को काम डाउन करने के लिए ये बोल दिया. अब ये कमीशन बनाई जाएगी, डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा. कब दिया जाएगा ये तो नहीं बताया. एक अनस्पेसिफाइड फ्यूचर बोल दिया. ठीक है, तो ऑब्वियसली कांग्रेस लीडर्स वर नॉट सैटिस्फाइड विद दिस. कांग्रेस लीडर्स वर नॉट एट ऑल सैटिस्फाइड दिस. और जो रेडिकल्स थे, रेडिकल्स वर under the leadership of Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose, they become more assertive. जो लिबरल्स और मॉडरेट्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क में हेल्प कर रहे थे अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, उनका भी इन्फ्लुएंस कंप्लीटली खत्म हो गया साइमन कमीशन के आने के बाद. रेडिकल ने डिमांड करा कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए, और अगर हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं मिला तो हम पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए लड़ेंगे. Right? What efforts were put up by the new Viceroy Lord Irwin to calm Indians about the Simon Commission? Efforts taken up by the new Viceroy Lord Irwin to calm Indians about the Simon Commission were,
the Viceroy Lord Irwin announced in October 1929 a vague offer of dominion status for India in an unspecified future and a roundtable conference to discuss the future constitution. They did not satisfy the Congress leader. The radicals within the Congress, which was led by Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose, they became more assertive. Okay, the liberals and moderates who were proposing a constitutional system within the framework of the British Dominion gradually lost their influence. The radicals demanded Dominion status, and if denied, then they are ready to vouch for the Poon Swaraj. Alright, next question. Next question is, what was the features of Lahore Congress session of December 1929? दिसंबर 1929 में एक लाहौर का कांग्रेस सेशन हुआ था, उसके फीचर्स क्या है? अभी मैंने आप लोगों को बताया जो रेडिकल्स थे, इट वाज लेड बाय सुभाष चंद्र बोस एंड जवाहरलाल नेहरू। वो बहुत ज्यादा असर्टिव हो गए थे, पॉजिटिव हो गए थे एंड उन्होंने कहा कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए, मतलब गवर्नमेंट चाहिए इंडिया की। ठीक है, दिसंबर 1929 जब जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, तो लाहौर सेशन में उन्होंने कहा कि वी नीड अ डोमिनियन स्टेटस, और बोला कि अगर इंडिया को डोमिनियन स्टेटस नहीं मिला तो वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए लड़ेंगे। ये रेजोल्यूशन लिया स्वराज पार्टी ने, पूर्ण स्वराज के लिए रेजोल्यूशन लिया। ठीक है, और उन्होंने डिक्लेयर किया कि 26 जनवरी 1930 को हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे और इस दिन पे हम प्लेज लेंगे दैट वी विल स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ऑलराइट, so what was the features of Lahore Congress session of December 1929? The radicals within the Congress, which was led by Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose, become more assertive. They break into the demand for Dominion status, that is government by Indian. In December 1929, under the presidency of Jawaharlal Nehru, the Lahore Congress formalized the demand of the Dominion status, declaring that if Indian do not get Dominion status, they will then vouch for complete independence. This was a resolution of Poon Swaraj, that is full independence. It was declared that 26 January 1930 would be celebrated as the Independence Day, when people were to take pledge to struggle for the complete independence. Is that clear? Next question is, what were the main demands of Gandhi ji in his letter to Viceroy Irwin? गांधी जी ने एक लेटर लिखा था वाइसरॉय इरविन को, उसमें उनकी डिमांड्स क्या थी? लेट्स सी गांधी जी ने क्या किया। गांधी जी ने ना 11 डिमांड्स लिख के दी अपने लेटर में टू न्यू वाइसरॉय लॉर्ड इरविन। ठीक है, और वो जो डिमांड्स थी वो सारी जनरल इंटरेस्ट थी, जितने भी लोग थे उनके जनरल इंटरेस्ट से रिलेटेड थी, प्लस हर एक क्लास की अपनी अपनी स्पेसिफाइड डिमांड्स भी थी। गांधी जी ने हर एक क्लास को कवर किया सो दैट वो पूरी कंट्री को, पूरी इंडिया के लोगों को यूनाइट कर पाए। ठीक है, और जो इसी वजह से गांधी जी ने बड़ी वाइड रेंजिंग डिमांड्स बनाई। ठीक है, सबसे स्टरिंग डिमांड थी टू अबॉलिश द सॉल्ट लॉ, क्योंकि सॉल्ट एक ऐसी चीज थी, एक तो फूड एसेंशियल में आती थी, सबसे पहले एक ऐसी चीज थी कि इट वाज कंज्यूम्ड बाय ऑल, नो मैटर वेदर दे आर रिच और पुअर, वेदर दे आर अपर क्लास और लोअर क्लास, इट वाज कंज्यूम्ड बाय ऑल। और महात्मा गांधी जी ने डिक्लेयर किया कि अगर ये डिमांड्स नहीं पूरी की गई तो हम सीडीएम लॉन्च करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च करेंगे। महात्मा गांधी ने डिक्लेयर किया जो टैक्स है सॉल्ट पे और जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की मोनोपोली है सॉल्ट की प्रोडक्शन पे, ये सबसे ऑप्रेसिव चीज है ब्रिटिश रूल की, इसको खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी ने जो लेटर भेजा था लॉर्ड इरविन को, वो एक अल्टीमेटम की तरह था, एक वार्निंग की तरह था, और उन्होंने मेंशन किया था कि अगर ये डिमांड्स 11 मार्च तक फुलफिल नहीं होगी, 11 मार्च 1930, तो हम एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जैसे कि मैंने बताया था कि जितने भी अनफेयर लॉज हैं, अनजस्ट लॉ है, हम उसको डिसोबे करेंगे। ओके, सो गांधी जी सेंट अ लेटर टू वाइसरॉय इरविन स्टेटिंग 11 डिमांड्स. Some of these were of general interest, other were specific demands of different classes from industrialists to peasants. The idea was to make the wide-ranging demands so that all the classes within the Indian society could be brought together in a united campaign. The most stirring of all was the demand to abolish the salt tax. Salt was something consumed by the rich and the poor alike, and it was one of the most essential items of food. Mahatma Gandhi declared that the tax on salt and the government monopoly over its production revealed the most oppressive phase of British rule. Mahatma Gandhi's letter was in a way of ultimatum, and if the demands were not fulfilled by 11th March, the letter stated the Congress would launch a civil disobedience movement. Is that clear? Okay.
So moving towards the next question is, what was Dandi March? Dandi March क्या था, उससे क्या सिंबलाइज हुआ, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ। तो आपने सबसे पहले ये लिखना है कि गांधी जी ने जो 11 डिमांड्स मांगी थी, एक लेटर में भेजी थी वॉइसरॉय इरविन को, तो वो सारी की सारी 11 डिमांड्स वॉइसरॉय इरविन ने रिजेक्ट कर दी। तो और एक अल्टीमेटम की तरह था, एक वार्निंग की तरह था वो लेटर गांधी जी का, कि अगर हमारी डिमांड्स फुलफिल नहीं करेगी तो हम 12 मार्च से सीडीएम शुरू कर देंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कर देंगे। और वैसा ही हुआ, गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस शुरू करी विद द स्टार्टिंग ऑफ द सॉल्ट मार्च, जिसमें 78 वॉलंटियर्स ने पार्टिसिपेट किया। इन्होंने 240 माइल्स तक मार्च किया, 10 दिन तक लगातार, 24 दिन तक लगातार 10 माइल चलते थे, ठीक है। और जहां भी रुकते थे गांधी जी, थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर होते थे और गांधी जी की बातें सुनते थे। गांधी जी ने उन्हें बताया स्वराज क्या होता है, और उन्होंने ये भी बोला कि पीसफुली अनजस्ट और अनफेयर लॉ के ब्रिटिशर्स, जो लॉस हैं ब्रिटिशर्स को, उसको डिसोबे करो, और लेकिन पीसफुली करना, ठीक है। तो गांधी जी की जो मार्च शुरू हुई थी वो साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी, डांडी बीच तक थी, ठीक है। 6 अप्रैल को गांधी जी अपने वॉलंटियर्स के साथ डांडी पहुंचे और एक सेरेमनी की तरह उन्होंने पानी को बॉयल किया और उसमें से सॉल्ट को मैन्युफैक्चर किया। और यहाँ से उन्होंने जो गवर्नमेंट मोनोपोली का लॉ था कि सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट बना सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है सॉल्ट, वो लॉ तोड़ दिया। एंड दिस सिंबलाइजेस द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ओके, Mahatma Gandhi's letter was in a way of ultimatum. If the demands were not fulfilled by 11th March, the letter stated the Congress would launch a civil disobedience campaign. So Gandhiji started his famous Salt March accompanied by 78 of his trusted volunteers on 12th March 1930. The march was over 240 miles from Gandhiji's ashram in Sabarmati to Dandi Beach. The volunteers worked for 24 days, about 10 miles a day. Thousands came to hear Gandhiji, wherever he stopped, and he told them what he meant by Swaraj and urged them to peacefully defy the Britishers. On 6th April, he reached Dandi and ceremonially violated the law manufacturing salt by boiling the water. This symbolizes the beginning of the civil disobedience movement. All right, next question is, why was CDM called off? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को खत्म क्यों किया गया और गांधी इरविन पैक्ट क्या था? सबसे पहले अगर मैं गांधी इरविन पैक्ट की बात करूं तो इट वाज एन अग्रीमेंट। ओके, गांधी इरविन पैक्ट वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन गांधी जी एंड लॉर्ड इरविन, ठीक है। अब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों कॉल्ड ऑफ करी? सी, अब नेशनलिस्ट मूवमेंट, पहले नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट आई, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आई, एक के बाद एक जो मूवमेंट आई वो हर बार स्ट्रांग होके आती थी, स्ट्रॉन्गर मूवमेंट होती थी। तो ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा वरिड हो गए कि इंडियंस तो हर बार स्ट्रांग मूवमेंट कर रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक एक करके सारे नेशनल लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू किया, जिसमें गांधी जी और अब्दुल गफर खान को भी अरेस्ट किया गया। अब्दुल गफर खान कौन थे? ही वॉज अ डिसाइपल, शिष्य थे, बहुत बड़े फॉलोअर थे गांधी जी के, ठीक है। और इनके अरेस्ट के बाद वो लोग जो है बहुत गुस्सा हो गए, उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग पर अटैक करना शुरू किया, पुलिस पोस्ट पर अटैक करना शुरू किया, और ब्रिटिशर्स भी चुप वाले बैठने वालों में से नहीं थे। दे रिस्पॉन्डेड विद द ब्रूटल रिप्रेशन, ठीक है। पीसफुल सत्याग्रह पे अटैक किया, सब वुमेन एंड चिल्ड्रन को भी मारा गया, 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड एंड किल्ड। ओके, एंड सेंसिंग वायलेंस इन सच अ सिचुएशन, गांधी जी ने कहा कि सीडीएम को बंद करो, and he came into a pact with Lord Irwin on 5th March 1931. All right, and in this pact he agreed to join the second round table conference, which was in London. All right, which was in London, and government ने इसके बदले कहा कि ठीक है, हम सारे political prisoners को release कर देंगे। Okay, why was CDM called up? What was Gandhi-Irwin Pact? Worried about the nationalist movement getting stronger, British started to arrest nationalist leaders one by one, including Gandhiji and Abdul Ghaffar Khan, a devout disciple of Mahatma Gandhi. Angry people attacked police force and government buildings. British responded with the policy of brutal repression. Peaceful satyagrahis were attacked, women and children were beaten up, and about 1 lakh people were killed. Sensing violence in such a situation, Gandhiji once again decided to call off the movement and entered into a pact
with Lord Irwin on 5th March 1931. By the Gandhi-Irwin Pact, Gandhi ji agreed or consented to participate in the second roundtable conference in London, and the government agreed to release the political prisoner. Okay, so the next question is, what was HSRA? HSRA की फुल फॉर्म हमने ऑलरेडी कर ली, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब बहुत सारे नेशनलिस्ट ऐसे थे जिनका कहना था कि अगर हमें इंडिपेंडेंस चाहिए और ब्रिटिशर्स से लड़ना है तो वायलेंस के बिना कुछ नहीं, नॉन वायलेंस से कुछ नहीं होगा, हमें वायलेंस करना पड़ेगा, वायलेंस होगा तो ही हमें इंडिपेंडेंस मिलेगी। तो 1928 में एक फिरोज शाह कोटला ग्राउंड जो दिल्ली में है उसमें मीटिंग हुई थी और वहां पे HSRA बनी थी, एक एसोसिएशन बनी थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और उसके लीडर्स में कौन कौन आता था? भगत सिंह, जतिन दास, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान एंड अजय घोष। ठीक है, बहुत सारे ड्रामेटिक एक्शंस हुए थे इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में। तो जो SRA है उन्होंने कहा कि हम जो ब्रिटिश पावर है उसके सिंबल्स को हम टारगेट करेंगे। अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बेटू केशवर दत्ता ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंक दिया। एंड दे ऑल्सो अटेम्प्टेड टू ब्लो ऑफ द ट्रेन जिसमें लॉर्ड इरविन ट्रैवल कर रहा था। ठीक है, बट भगत सिंह वाज कॉट and at the age of 23 he was tried and he was executed. उनको फांसी लगा दी गई। ठीक है, during his trial भगत सिंह ने बोला कि he stated कि he did not wish to glorify the cult of bomb and pistol but he needed revolution in the society. उन्होंने कहा कि मैं पिस्तौल और बॉम्ब नहीं ग्लोरीफाई करना चाहता हूं अपनी कंट्री में, मैं सिर्फ रेवोल्यूशन चाहता हूं। ओके, so many nationalists thought that the struggle against the British could not be won through non-violence. In 1928, HSRA was found at the meeting in Firoz Shah Kotla ground in Delhi. Amongst its leader was Bhagat Singh, Jatin Das, Sukhdev, Rajguru, Chandrasekhar Azad, Ram Prasad Biswal, Ashfaq Ullah Khan, Ajay Ghosh. And in a series of dramatic actions in different parts of India, the HSRA targeted some of the symbols of the British power. In April 1929, Bhagat Singh and Batukeshwar Datta, they threw a bomb in the Legislative Assembly. In the same year, there was an attempt to blow up the train that Lord Irwin was traveling in. Bhagat Singh was 23 years of age when he was tried and executed by the colonial government. During his trial, Bhagat Singh stated that he did not wish to glorify the cult of the bomb and the pistol, but he wanted a revolution in the society. Alright, and after that, the next question and the last question of the part 1 of the topic 3 is this, कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रीलॉन्च क्यों करा गया, फिर से क्यों चालू किया गया? तो जैसे कि गांधी जी ने डिसाइड किया था, गांधी इरविन पैक्ट में गांधी जी ने अग्री किया था कि वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हो रही है लंदन में वहां जाएंगे, एंड इन रिटर्न गवर्नमेंट ने अग्री किया था जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स है वो उनको रिलीज कर देंगे। ठीक है, तो दिसंबर 1931 में गांधी जी लंदन गए। ठीक है, बट जो नेगोशिएशन थी वो ब्रोक डाउन हो गई एंड जब वो वापस आए ही वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। ठीक है, जब वो इंडिया आए उन्होंने देखा कि गवर्नमेंट ने एक नया साइकिल शुरू कर दिया, रिप्रेशन का एक नए तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब्दुल गफर खान और जवाहरलाल नेहरू अभी भी जेल में थे, वो जेल से बाहर नहीं आए। गांधी जी और इरविन के बीच में ये पैक्ट हुआ था कि भाई गांधी जी ने कहा मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाऊंगा, पार्टिसिपेट करूंगा, लेकिन तुम्हें सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ना पड़ा। लेकिन जब गांधी जी वापस इंडिया आए उन्होंने देखा अब्दुल गफर खान और जवाहरलाल नेहरू अभी भी जेल में है, तो कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल, वहां पे कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया। सीरीज ऑफ मेजर्स हैड बीन इम्पोज्ड, मतलब कि ऐसे ऐसे मेजर्स लिए गए कि उनकी मीटिंग्स नहीं हो पा रही थी। ठीक है, बॉयकॉट प्रिवेंट कर रहे थे ब्रिटिशर्स, डेमोन्स्ट्रेशन जितनी भी प्रोटेस्ट हो रही थी उसको रोक रहे थे ब्रिटिशर्स। बेसिकली ब्रिटिशर्स ने क्या किया, सारी प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन इन सबको रोक रहे थे। एंड विद ग्रेट एप्रिहेंशन, मतलब ना चाहते हुए भी गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया एंड फॉर ओवर अ ईयर मूवमेंट कंटिन्यूड, 1 साल तक मूवमेंट चली। बट बाय 1934 फिर से मूवमेंट ने अपना मोमेंटम खो दिया। ठीक है, अब इसी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो सेकंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुई थी, इसी के बारे में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के आने वाले और 9 क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आपका सिर्फ एक टॉपिक और मैप वर्क बचेगा जो मैं अपलोड करने वाली हूँ। तो इस वीडियो की
इस चैप्टर की नेशनलिज्म इन इंडिया की 2 वीडियोस और अपलोड होंगी, ठीक है। सो लेट मी जस्ट रीड दिस टू यू, लेट मी गेट बैक टू दिस। व्हाई वाज सीडीएम relaunched as decided according to Gandhi Irwin Pact? Gandhiji agreed or consented to participate in second round table conference in London, and in return British government agreed to release all the political prisoners. In December 1931, Gandhiji went to London for the conference, but negotiations broke down and he became back disappointed. Back in India, he discovered that the government had begun a new cycle of repression. Abdul Ghaffar Khan and Jawaharlal Nehru were both in jail. The Congress had been declared illegal, and series of measures had been imposed to prevent meetings, boycotts, and demonstrations. With apprehension, Gandhiji again relaunched the civil disobedience movement. For over a year, the movement continued, but again in 1934, it had lost its momentum. ओके, सो यहाँ से हाफ टॉपिक 3 आपका खत्म हुआ. नेक्स्ट वीडियो विल बी इन कंटिन्यूएशन विद दिस वीडियो. इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट, प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेशन और इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन क्लियर योर डाउट. जिसने टॉपिक 1 और टॉपिक 2 के वीडियोस नहीं देखी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन टेलीग्राम. Do not forget to follow me on Facebook and Instagram because I will be uploading all my notes over there. And do not forget to ring the bell icon for upcoming videos for this chapter and all the upcoming chapters of your boards. Bye bye everyone and all the best for your boards.